नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के इतिहास से संबंधित 60 प्रश्न है। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। आप यहां से प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम मेमोरी में रिमेंबर याद रहे और अच्छे से क्वेश्चन सारे समराइज हो सके। तो आप ट्राई कीजिए कि 60 में कितना हो आपका राइट हो रहा है, सही हो रहा है। तो अगर आपका 55 से प्लस हो रहा है तो आप बहुत ही अच्छे हैं, एक्सेलेंट है। अगर आपका 50 के आसपास जा रहा है तो भी आप ठीक है, नहीं तो फिर आप नीचे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रखा गया आपका जैसे फील्ड वर्कर और जैसे टेक्निकल हो गया। आप जानते हैं कि इंटर लेवल का एग्ज़ाम है। इसी प्रकार से कक्षपाल, कांस्टेबल, दरोगा जैसे के सारे एग्ज़ाम और जेपीएससी और झारखंड से संबंधित सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके है, यानी कि एक झारखंड सामान्य ज्ञान और झारखंड से संबंधित ये नॉलेज है, जो कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड आप बोल सकते हैं। सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। मेरे आंसर बताने से पहले आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम तो आंसर बताएंगे ही। देखिए, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में भी जिक्र किए हैं। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे किकट नाम देशो अनार्य कहा जाता था। तो किकट नाम देशो अनार्य आप याद रखिए, इस तरह से कुछ कहा जाता था। देखिए, पूर्ण रजो से एतेराय ब्राह्मण में झारखंड को कहा जाता था। मुरुंड वायु पुराण में कहा जाता था। और ऋग्वेद में कुकुट देश जो है इसको दूसरे जैसे भगवत पुराण वगैरह में भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पूछा गया ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में झारखंड को किकट नाम देशो अनार्य कहा जाता था। इसे एक बार आप अपने अच्छे से देख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में झारखंड की किन जनजातियों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन ठीक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऋग्वेद बात करें तो ये 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में झारखंड की जनजातियों का प्रमुख उल्लेख मिला है। कौन जनजाति का? तो असुर, बिरजिया, बिरहोर। तो असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में असुर जनजाति के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया है। आपका यहाँ पे होगा शिष्यों का देव, यानी लिंग पूजक। तो लिंग पूजक आप याद रखिए, यानी कि शिष्यों का देश, देव हो जाएगा, देश नहीं होगा, देव होगा। तो ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अटाविक रक्षक ये आपका अशोक से संबंधित है, इसे आप याद रख सकते हैं। वनचरी जोर यहाँ आया, ये आपका तिलका मांझी आंदोलन से संबंधित है, जो कि आपका ये किया गया था 1783 से 1785, तिलका मांझी। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जनजातियों द्वारा किस नदी के किनारे किले का जो है निर्माण किया गया था? 4 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, सोन नदी। तो आप याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जनजातियों के द्वारा किस नदी के किनारे किले का निर्माण? तो सोन नदी। सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता झारखंड में होते हुए, आप जानते हैं कि सोन नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, और ये सोन नदी जाके पटना के आसपास गंगा में मिल जाता है। स्वर्ण रेखा जो है झारखंड के नगरी रांची से निकलता है। उत्तरी छोटा नागपुर पठार, दामोदर, लातेहार के टोरी और चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलता है, यानी ये भी उत्तरी छोटा नागपुर हो गया। बराकर ये हजारीबाग के पद्मा से निकलता है। और दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी के बारे में याद रख सकते हैं। तो दामोदर के बारे में याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, चौड़ी नदी है। इस तरह से आप इसको याद रखना। प्रदूषित नदी का भी था, लेकिन अभी प्रदूषित हरमू और स्वर्ण रेखा आया है। इस प्रकार से आप यहाँ चीज़ों को याद रख सकते हैं। स्वर्ण रेखा एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है स्वतंत्र रूप से। उत्तर वैदिक काल में सोन नदी के किनारे निर्मित किले का नाम क्या था? तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, रोहतासगढ़ किला। तो उत्तर वैदिक काल में सोन नदी के किनारे जो है रोहतासगढ़ किला, ये रोहतासगढ़ किला कहाँ पे है? सहरसा। आप जानते हैं ये बिहार में अब आता है। शेरशाह सूरी का किला रोहतासगढ़ किला। आप याद रखिए ऐसे कि उत्तर वैदिक काल में सोन नदी के किनारे जो है रोहतासगढ़ का किला है। इसी प्रकार से आपका बादम का किला जो कि हजारीबाग में है, पंचकोट किला है, पलामू किला है, ये भी झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ज़िलों में है। रोहतासगढ़ किला, देखिए रोहतासगढ़ किले का निर्माणकर्ता कौन थे? यहाँ पे रोहतासगढ़ किले के बारे में दिया है, ये राजा हरिश्चंद्र थे। अब आप हमारा अगला प्रश्न है, फनी मुकुट राय के बारे में आया। फनी मुकुट राय नागवंशी राजा थे, इनका कैपिटल सुतियाम्बे था। 64 ईसा यानी प्रथम शताब्दी में ये जो है बनते हैं राजा। तो ये आप याद रखिएगा। श्री भवराय श्रीवास्तव इनके दीवान थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि रोहतासगढ़ किले का नामकरण राजा हरिश्चंद्र ने किनके नाम पर किया था? 7 का राइट आंसर भी होगा, पुत्र रोहिता
रोहित्रास, तो ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका महाजनपद काल का समय कब से कब तक जो है माना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाजनपद काल का समय कब से कब तक माना जाता है। 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल। टोटल कितने महाजनपद, तो 6। अब इसमें पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो मगध के अंतर्गत आता था, या फिर झारखंड। महाजनपद काल में झारखंड का छोटा नागपुर प्रदेश किस महाजनपद का हिस्सा था। 9 का आंसर आपका बी होगा, मगध महाजनपद के समय का, या फिर बोल सकते हैं आपका जो है मगध जनपद के काल में आता था। देखिए महाजनपद काल में झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र प्रारंभ में किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो 10 का राइट आंसर आपका बी होगा, अंग महाजनपद। लेकिन अंग महाजनपद में संथाल परगना क्षेत्र आता था शुरुआत में, प्रारंभ में, लेकिन अंग महाजनपद को जीत लिया मगध महाजनपद ने, तो ये अंग टेक्निकली हो गया मगध में। तो इसलिए छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, झारखंड और संथाल परगना तीनों फिर बाद में मगध महाजनपद में मिला लिया गया था। मगध, आप याद रखिए कि मगध, अंग, वज्जी और ये सब के सब आपका महाजनपद है। 16 जनपदों में से कुछ जनपद का आपका नाम है। मगध के किस राजा ने अंग महाजनपद को जीतकर संथाल परगना क्षेत्र को मगध में मिला लिया था। 11 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, अजातशत्रु। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे। महाभारत काल में जरासंध के साम्राज्य में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत काल में जरासंध के साम्राज्य में झारखंड को किस नाम से, तो बोलेंगे कीकट प्रदेश के नाम से। पूर्ण प्रदेश, ऐतराई ब्राह्मण में हम आपको बताएं पशु भूमि, महाभारत के दिग्विजय में, या महाभारत काल में आप याद रखिए करखंड दिया, ये भी महाभारत ही हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि महाभारत कालीन राजा जरासंध किस देवता का परम उपासक था, तो किस देवता को मानता था, पूजा पाठ करता था जरासंध, जो महाभारत कालीन राजा। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, भगवान शिव का। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहते हैं, इसके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया। 14 का राइट आंसर होगा कुकुट या कुकुट देश, तो कुकुट या कुकुट देश याद रखिए। मुरंड आएगा तो आपका वायु पुराण हो जाएगा, मुंड आएगा तो आपका विष्णु पुराण हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड की जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने झारखंड की जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए आटविक नामक जो है यहाँ पे अधिकारियों को नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, कि जनजातियों पर नियंत्रण, राज्य हित में उपयोग और शत्रुओं से गठबंधन रोकना। अब आपका अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस नदी का उल्लेख है जहाँ से हीरे प्राप्त होने की बात कही गई है, तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, इंद्र नावक नदी, यानी ईब और शंख नदी क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यह अर्थशास्त्र से जानकारी मिलता है जो कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना के लिए झारखंड क्षेत्र से किस प्रमुख जीव की आपूर्ति किया जाता था या आपूर्ति की जाती थी। 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, हाथी। तो हाथी जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अशोक के किस शिलालेख में आटविक प्रदेश का उल्लेख देखने को मिलता है। 19 का डी होगा 13वें शिलालेख। अशोक से 13वें शिलालेख संबंधित है। आपका अगला है कि अशोक का आटविक प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला था जो झारखंड भी शामिल था। ये 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलता है। 20 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, बघेलखंड। देखिए बघेलखंड से उड़ीसा तक फैला हुआ था, यानी 20 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, बघेलखंड से। अब देखिए आपका अगला है कि झारखंड क्षेत्र पर सम्राट अशोक का किस प्रकार नियंत्रण था। 21 का राइट आंसर बी होगा, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल करता था। किस शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि आजीवित जनजातियों को मेरे धर्म की नीति का पालन करना चाहिए। 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कलिंग शिलालेख में। अब आपका अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस अधिकारी को भेजा था। 23 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। और आपके लिए तो यहाँ पे ये सब सारे इंपॉर्टेंट होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कुछ अधिकारियों को भेजा था, रक्षित नामक अधिकारी। झारखंड में अशोककालीन कला और स्थापत्य का कौन सा प्रमाण मिलता है। 24 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है।
जो कि आंसर आपका बी होगा। अब आपका प्रश्न नेक्स्ट है कि 25 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद झारखंड क्षेत्र पर किन विदेशी सत्ताओं का प्रभाव स्थापित हुआ। 25 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, कुषाण, ग्रीक और शाक। आपका अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि झारखंड के किस जिले से सीथियन और कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 26 का आंसर भी होगा रांची से सीथियन और कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुआ है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कुषाण काल में राजा कनिष्क के साम्राज्य और प्रभाव के अंतर्गत आता था। तो झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कुषाण काल में जो राजा कनिष्क हुआ करते थे उसके अंतर्गत आता था। तो सिंहभूम से लेकर बंगाल के मयूरभंज सीमा तक जो है कनिष्क साम्राज्य के अंतर्गत कंट्रोल आता था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, भारतीय इतिहास के किस काल को संस्कृति, धार्मिक और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है भारतीय इतिहास का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कल्चरल, रिलीजियस और आर्किटेक्चर के संबंध में ये गोल्डन एज पूछा जा रहा है। तो 28 का आपका यहाँ पे बी होगा, ये गुप्त काल। गुप्त काल का जो पीरियड था वो आप कल्चरल, रिलीजियस एंड बोल सकते हैं आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। आपका अगला प्रश्न है कि हजारीबाग के किस पहाड़ से, तो हजारीबाग जिला के किस पहाड़ से पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। तो आपका यहाँ पे 29 का आंसर भी होगा मधुही पहाड़। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह में है, कन्हरी पहाड़ हजारीबाग में, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। इसे आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि कोडरमा के किस स्थान से उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 30 का राइट आंसर आपका भी होगा सतगावा। तो सतगावा से, ये जो कि कोडरमा में पड़ता है, तो कोडरमा के किस स्थान, तो बोलेंगे सतगावा से उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। हालांकि डोमचांच, तिलैया, जयनगर सब आपका कोडरमा में है, अलग अलग प्रखंडों का नाम है। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि रांची के पास पिठोरिया की पहाड़ियों पर गुप्त काल का कौन सा प्रमुख साक्ष्य मिला है। 31 का आंसर भी होगा, पहाड़ियों पर जो है कुआं मिला है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के उत्तर में बहने वाली किस नदी के समीप गुप्तकालीन शिलालेख देखने को मिलता है। तो 32 का आपका राइट आंसर ये होगा, सकरी नदी। तो झारखंड के उत्तर में बहने वाली किस नदी का समीप जो है गुप्तकालीन शिलालेख, सकरी नदी। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखिए, अंत सलीला जो है फल्गु नदी को कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी जैसी प्रशासनिक और सामाजिक परंपराएं किस काल की देन मानी जाती है। 33 का भी होगा आपका, ये गुप्त काल की ही देन है। आपको अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। ये वाला जेपीएससी के द्वारा पूछा गया एपीवाईक्यू क्वेश्चन है, और 2026 का जेपीएससी प्रीलिम्स पीटी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। 34 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपको बता देते हैं कि 34 हरिसेन, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। हरिसेन चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसके लेखक हरिसेन है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की किस पंक्ति में आटविक राज्य यानी झारखंड क्षेत्र का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये होगा 21वीं पंक्ति में। आपका अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है 36 कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने झारखंड क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, मुरुंड किया गया। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने झारखंड क्षेत्र के लिए मुरुंड जो से शब्द का यूज किया। इसी प्रकार से पुंड्र एतेराय ब्राह्मण का है, ये याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने आटविक शासकों को पराजित कर किस नीति को अपनाया था। 37 है आपका, यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा, देखिए परिचारीकृत नीति यानी वेसल पॉलिसी को। अब आपका अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपका 38 है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में किस गुप्त शासक के शासन के बाद बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। तो 38 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अब आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, इसके शासनकाल में 405 ईस्वी में कौन सा चीनी यात्री झारखंड क्षेत्र से गुजरा था। 39 है आपका, 39 का आंसर यहाँ पे बी होगा, फयान, जो कि एक चीनी यात्री था। आपका इसी प्रकार से अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो 40 का आंसर बी होगा, कुकुट लाड कहा है। अब आपका अगला प्रश्न है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना 14वीं सदी में किसके द्वारा किया गया था। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुआ, ये याद रखिए।
और किसके द्वारा किया गया सो पूछा जा रहा है, ये बागदेव सिंह के द्वारा किया गया है, जबकि फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंशी राज्य का स्थापना किया गया है। फनी मुकुट राय का कैपिटल सुतियांबे था, प्रताप राय का चुटिया था। ये भी नागवंशी राजा ही थे। आपका अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य में कुल कितने राजाओं ने शासन किया और यह शासन कितने वर्षों तक चला? 42 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा 22 राजा और 450 वर्ष तक चला। रामगढ़ राज्य में कुल कितने राजाओं, तो 22 राजा। कितने कितने सालों तक ये राजा शासन चला, तो 450, बहुत दिनों तक राज किया। रामगढ़ राज्य का विस्तार किन आधुनिक जिलों के क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो आपका 43 का आंसर ये होगा, रामगढ़ में फैला हुआ था, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और बोकारो में। इतने जिलों में आपका रामगढ़ गढ़ जो था राज्य या शासन था, यहाँ पे साम्राज्य फैला हुआ था। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह ने अपनी सबसे पहली राजधानी किसे बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ राज्य का स्थापना बागदेव सिंह ने किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। 44 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बी होगा, सीसिया। सीसिया जो है इसका पहला कैपिटल था, हालांकि इसका बाद में बादाम, इचाक जैसे कैपिटल भी बनाए गए। बागदेव सिंह ने अपनी राजधानी सीसिया से परिवर्तित करके कहाँ ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिया? 45 का आंसर आपका बी होगा, उड़दा। तो उड़दा आप याद रखिए। अब इसी प्रकार से आपका अगला है कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने राजधानी को उड़दा से बदलकर बादम स्थापित किया था? तो सिसिया से आपका उड़दा हुआ, उड़दा से आपका बादम हुआ। आपका 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हेमंत सिंह ने, जो कि रामगढ़ राज्य का एक राजा था। इसी प्रकार से रामगढ़ राज्य के किस राजा ने बादम से राजधानी हटाकर रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए, बादम ये आपका हजारीबाग बड़का गांव, इसी प्रकार से फिर ले गया ये रामगढ़। आपका 47 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर ये होगा, दलेल सिंह। दलेल सिंह ने बादम से हटाकर रामगढ़ कैपिटल बनाया। और यहाँ आप याद रखिएगा, हेमंत सिंह का ये उड़दा से बदलकर बादम बना दिया। और यहाँ पे याद रखिएगा, सिसिया से जो है उड़दा किया था बागदेव सिंह ने। तो ये सारे कैपिटल रामगढ़, ये आपको राजाओं से संबंधित क्वेश्चन है। अब हम लोग ये वाला देख लिए, हाँ ये हम लोग देख लिए अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रामगढ़ राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी इचाक में स्थानांतरित की थी? तो 48 है। 48 का यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, तेज सिंह। तेज सिंह था जो रामगढ़ राज्य की अपनी राजधानी जो है, तो वो अपना कहाँ बनाया था, इचाक स्थानांतरित किया था। देखिए, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पद्मा किस शासक द्वारा बनाया गया था? पद्मा हजारीबाग में है और ये रामगढ़ राज्य का अंतिम और लास्ट कैपिटल था। 49 का सी होगा, कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह जो है, ये इसका अंतिम, पूरा रामगढ़ राज्य का अंतिम और लास्ट कैपिटल राजधानी पद्मा था, जो कि हजारीबाग में था। हम लोग यहाँ दलेल सिंह का बात किए, हेमंत सिंह, तेज सिंह का बात किए। अब हम लोग अलग अलग देखते हैं। ये सारे के सारे रामगढ़ राज्य के राजा और शासक थे। रामगढ़ राज्य में उत्तराधिकारी की क्या अनोखी परंपरा थी जो तेज सिंह ने बदल दी थी? तो 50 का आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। छोटे भाई के वंशज राजा और बड़े भाई के वंशज फौजदार बनते थे, लेकिन तेज सिंह ने ये सब नियम आपका बदल दिया। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य को कब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर 51 का यहाँ पे सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1955 को यहाँ पे बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत इसे खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 51 का आंसर याद रखिएगा, सी होगा 1955। आपका अगला प्रश्न है कि मानभूम के मान वंश का उल्लेख किस प्राचीन शिलालेख में मिलता है? तो आपका 52 का यहाँ पे करेक्ट सी होगा। उपरोक्त दोनों शिलालेखों में मानभूम के मान वंश का उल्लेख मिलता है। दूध पानी शिलालेख 8वीं सदी और गोविंदपुर शिलालेख 14वीं सदी में। आपका अगला प्रश्न है कि मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण किस जनजाति के लोगों ने उस क्षेत्र से पलायन कर पंचायत राज में शरण ली थी? तो आपका यहाँ पे 53 है। 53 का आंसर बी होगा, सवर जनजाति। तो सवर जनजाति आपको मालूम होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा माना जाता था? तो आपका 54 है। तो 54 का करेक्ट आंसर भी होगा, पंचायत राज। तो पंचायत राज्य आपका ये, जिसे हम पंचेत राज्य कहेंगे, ये गलत टाइपिंग हुआ है, पंचेत राज्य आप याद रखिए। मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य पंचेत था। हालांकि झारखंड में खड़गडिहा राज्य भी था और रामगढ़ राज्य तो हम लोग देखे ही। अब आपका अगला प्रश्न है कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में किसके द्वारा किया गया था? आपका यहाँ 55 है। तो बी होगा, हंसराज देव के द्वारा खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सेंचुरी में किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः भारत के किस क्षेत्र के रहने वाले थे? 56 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, दक्षिण भारत के रहने वाला था। नाम इसका क्या है? तो हंसराज देव। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि सिंहभूम
क्षेत्र के किस राजवंश में नरबलि प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था? तो 57 का आंसर भी होगा ढालभूम का ढाल वंश। अब आपका अगला प्रश्न है, अब आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी सुतियांबे किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 58 का आंसर आपका यहाँ पे फनी मुकुट राय हो जाएगा बी। फनी मुकुट राय के द्वारा छोटा नागपुर खास की नागवंशी राज्य, तो नागवंशी राज्य की जो है स्थापना फनी मुकुट राय ने किया। प्रथम शताब्दी ने इसका निर्माण किया और खुद प्रथम शताब्दी में ही राजा बना, और वो आपका 64 ईसा हो जाएगा, ये आप याद रखिए। तो और जो फनी मुकुट राय बने तो नागवंशी राज्य की प्रथम कैपिटल सुतियांबे रखा जो रांची के आसपास था। फिर इसके बाद जो है प्रताप राय बने तो प्रताप राय कैपिटल चेंज कर दिया और ये सुतियांबे से चुटिया बनाया, वो भी रांची के आसपास ही था। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नागवंशी शासक प्रताप राय ने अपनी राजधानी देखिए सुतियांबे से बदलकर कहाँ स्थापित किया था? तो प्रताप राय लिखा तो चुटिया हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन PYQ है, आप बहुत अच्छे से याद रखिए। हालांकि नागवंशी शासकों ने इसके अलग अलग समय में अलग अलग कैपिटल बनाया, जैसे खुखरा भी कैपिटल रखा गया, दोसा, पालकोट, अलग अलग राजाओं, आपको सारे के सारे मालूम होना चाहिए। देखिए नागवंशी शासकों द्वारा क्रमशः चुटिया से खुखरा, दोसा और पालकोट, देखिए मतलब बताया जा रहा है कि चुटिया से खुखरा हुआ, फिर खुखरा से दोसा और दोसा से पालकोट। राजधानियों का परिवर्तन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? तो 60 का आंसर आपका यहाँ पे होगा भीमकर्ण। भीमकर्ण ने चुटिया से खुखरा कर दिया, दुर्जन शाह ने खुखरा से दोयसा कर दिया, और दोयसा से पालकोट करने वाला शासक यदुनाथ शाह था, और चुटिया कौन किया था? प्रताप राय। और प्रताप राय से पहले, चुटिया से पहले आपका सुतियांबे था जो फनी मुकुट राय। तो सारे का सारे हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लिए और कंप्लीट किए। ये आपका 60 प्रश्न था, ये आंसर है जो हम आपको सारे बता दिए हैं। आपका कितना करेक्ट हुआ आप ज़रूर बताइए, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और इसी प्रकार से हम लोग और भी हिस्ट्री से संबंधित लाएंगे ताकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी कंप्लीट किया जा सके। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए, कभी ना कभी आपको यहाँ पे पढ़ाई रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा इसी प्रकार से। अगर कोई प्रश्न गलत हुआ आंसर आप ज़रूर कमेंट कर कीजिए उसको करेक्शन, ताकि आपके कमेंट को पिन करेंगे, सभी का लाभ जो है पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।